हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? कुछ पढ़ाई की थी कल? यार तुम वीडियोस ऑन करो यार, वीडियोस ऑन करके पढ़ेगा, ऐसे क्या मजा आएगा? देखना तो चाहिए कौन कौन हो। जल्दी से वीडियो ऑन करो, 2 मिनट में कुछ नहीं होता, कोई प्राइवेसी नहीं भंग हो रही तुम्हारी। चलिए जल्दी करो, चलिए सब करिए। क्या हो गया यार, इतना इतना सोचने की कोई बात नहीं है, कर लो, करिए। चलिए संजना आप भी करो, पूर्वा आप भी करो। अच्छे से बैठा करो, तरीके से बैठा करो, ऐसे थोड़ी ना लेट के पढ़ाई करनी है। बिल्कुल सर। चलिए संजना जल्दी करिए, संजना। वेरी गुड, चलिए सार्थक, ओके वेरी गुड। बच्चों जल्दी से करिए, ऑन वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। बस तो क्या हो गया इसमें, इतनी शर्म की क्या बात है? चलिए ओके बच्चों, जल्दी से ऑन करिए। कल हमने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने, देखो क्या बढ़िया लग रहा है आर्यन, क्या बात है, बाल कटवाई नहीं लगता 6 महीने से इसने। 6 महीने से बिल्कुल है भाई, इतना भी नहीं, घर में काट ले, ये लड़की सा बन गया बिल्कुल ही। शौक था बचपन का तो इसलिए बड़े कर रहा हूँ। कैमरा कॉन्शियस है पूर्वा, लगता है मेरे को कैमरा कॉन्शियस है। पूर्वा क्या हो गया बच्चे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप, और जल्दी करो। कर रही हूँ सर। ओके यार देखो, थोड़ा सा तरीके से बैठा करो ना, ऐसे थोड़ा ना कि लेटे लूटे पढ़ रहे हैं कैमरा बंद करके, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे एनजीसी में बैठते थे वैसे नहीं बैठना ना सर। हाँ वैसे बैठो, अच्छे से बैठते थे क्या एनजीसी में? एक सेकंड, ओके, बोर्ड क्लियर दिखा है ना? चलिए, तो बच्चों कल हमने रेजिडेंशियल स्टेटस, देखो क्या इतना मुश्किल, क्या है, क्या था इतना मुश्किल? ये श्रेया आप भी ऑन करिए जल्दी से। ओके, तो कल हमने, अब मेरी तो नजर ही नहीं हट रही आर्यन में से, ऐसा लग रहा है बिल्कुल इतना पतला सा है, और ये बाल देखो इसके। रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू किया था हमने, तो शक्ल इंडिविजुअल पीछे के गिरी है। रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू किया था। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं उसको, एंड देन हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज शुरू करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इंडिविजुअल के, और एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म सबको आज हम खत्म कर देंगे, ये चैप्टर का एक पार्ट हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले याद करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल के क्या रूल्स थे हमारे। तो बताइए आर्यन, क्या रूल था इंडिविजुअल का? कितने दिन उसको इंडिया में रुकना चाहिए तो वो रेजिडेंट हो जाएगा? 180 डेज। 182 डेज वो इंडिया में रुकेगा तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो संजना क्या था, अगर ये नहीं है तो हमें क्या करना होता था? दो कंडीशंस मिला के क्या थी? 60 प्लस 365। श्रेय और सार्थक जल्दी से वीडियोस ऑन करिए अपने, श्रेय और सार्थक वीडियोस ऑन करिए। 60 प्लस 365, ये दोनों कंडीशंस हमें मिला के पूरी करनी होती थी। अच्छा ये वजह थी वीडियो ऑफ करने की, अब समझ आ गई। कोई नहीं हमने देख रहे, आप लो जो लेना है लो, जो भी लेना है, छोटे छोटे शॉर्ट्स लगाने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इससे मुझे भी परमिशन मिल जाएगी ना, मैं भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये थी, देखिए ये जो कंडीशन है हमारी, ये जो कंडीशन है वो 3 केसेस में नहीं लगती थी। और वो 3 केसेस क्या थे? पहला केस था कि एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से बाहर जाता है एज अ मेंबर ऑफ इंडियन क्रू, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, पहला केस। दूसरा केस था एक ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में। दो समझ में आ गए। और तीसरा था एक ऐसा इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का बंदा जो बाहर रहता है, जो नॉर्मली बाहर रहता है, इंडिया में आता है फॉर ऑन अ विजिट। तो ये 3 केसेस में हमारी ये वाली कंडीशन नहीं लगती थी, हमारी सिर्फ और सिर्फ 182 वाली ही लगती। ओके, इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई रेजिडेंट है तो उसके बाद वो ऑर्डिनरी है या नहीं है, उसके लिए हमें 2 कंडीशंस देखनी होती थी। तो 2 कंडीशंस मिला के फुलफिल करनी होती है, मिला के फुलफिल करनी है, मतलब दोनों फुलफिल करनी है। और वो 2 कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन थी कि उसका पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में उसका स्टे 730 दिन 730 डेज का होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी? कि पिछले 10 में से, पिछले 10 में से किसी भी 2 सालों में, किसी भी 2 सालों में उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती थी तब तो वो ऑर्डिनरी माना जाएगा, अदरवाइज वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये हमारा इंडिविजुअल के हमारे रूल्स है। आइए एक एक करके इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं।
चलिए तो सबसे पहले आइए कम टू पेज नंबर हाँ जी 19 पे आइए, कम टू पेज नंबर 19 इलस्ट्रेशन 2.1 पे आइए 19 पे। आई होप कि मुझे पता है, आपको पता है, आई होप आपको पता है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि किस महीने में कितने दिन है। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए जनवरी 31 होते हैं ऐसे, बट ये वाली भी आपको पता होती होगी। जो ऊपर आते हैं वो 31 डेज के होते हैं और जो नीचे आते हैं वो 30 डेज के होते हैं। और ये बताइए लीप ईयर कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस में एक एक दिन से रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। तो कुणाल बता कैसे पता लगाते हैं कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं। मेरे को बता 2020 लीप ईयर था या है या नहीं है। 4 से डिवाइड होना चाहिए ना। हाँ जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर है। और अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज लेके क्वेश्चन को करना होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। अ सिटीजन ऑफ यूएसए, तो देखो बच्चों जैसे हमने ये पढ़ा कि वो सिटीजन है यूएसए का, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि एक्सेप्शन वाला तो केस ही नहीं है। ये बात ही समझ में आ गई, क्योंकि एक्सेप्शन वाले केस के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो हमारे को दोनों कंडीशंस चेक करनी है। अगर पहली फुलफिल हो गई तो ठीक है, अगर पहली फुलफिल नहीं होती तो सेकंड भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में नहीं आता, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। बात समझ में आ गई है। तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले ही एक बार आपको पता चल गया। आगे चलते हैं। अ सिटीजन ऑफ यूएसए हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1991, ठीक है। He leaves India on 16 जुलाई 2019 on a visit to USA. विजिट के लिए गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया। And returns on 4 January 2020. Determine his residential status for 2019-20. बच्चों एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहले यहाँ देखिए, अभी मत कुणाल, अभी मत लिख, अभी यहाँ देखो। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर 1920 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 भी होता तब भी हमारा सेम आंसर चलता। लेकिन अगर असेसमेंट ईयर 1920 होता, असेसमेंट ईयर 1920 होता, इसका मतलब हमें किस साल जाना पड़ता, पिछले साल, प्रीवियस ईयर 1819। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हमारे को दिया है प्रीवियस, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जो भी है ये ए फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए साल कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। सारे मंथ्स लिख लो, इसके नीचे सारे मंथ्स लिख लो। अप्रैल 2019, मई 2019, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखते हैं वो किस दिन इंडिया से जा रहा है। 16 जुलाई को ही लीव्स इंडिया, 16 जुलाई को इंडिया को छोड़ रहा है। इसका मतलब अप्रैल में वो इंडिया में था, अप्रैल में इंडिया में था, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, ठीक है, जून में फिर 30 दिन होते हैं, और जुलाई में 16 तारीख को जा रहा है। इसका मतलब सार्थक कितने दिन इंडिया में था वो, 16 days. 16 डेज आ गया। अब वो वापस कब आ रहा है, वो वापस आ रहा है 4 जनवरी को। तो इसका मतलब ये तो सब जीरो हो गया, तो अगस्त जीरो, सितंबर जीरो, अक्टूबर जीरो, नवंबर जीरो, दिसंबर जीरो। अब वो आ रहा है वापस जनवरी में, कब आ रहा है वापस, 4 तारीख को आ रहा है। तो एक बार 4 से गिनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 दिन तो ये हो गए, और इसके अलावा 21 दिन और होते हैं, है ना, 11 से लेके 31 तक के 21 दिन, 21 और 7 कितना हो गए, 28, तो 28 दिन ये हो गए। अच्छा फरवरी 2020 अभी देखा हमने 29 डेज का होता है, और मार्च 20 कितने दिन का होगा, 30 दिन, सॉरी 31 का। तो जल्दी से इनको टोटल करिए, ये सारे डेज को टोटल करिए, कितना हुआ, 195। कितना हुआ, 195। दिस इज मोर देन 182 डेज। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रेजिडेंट हो गया, और हमें उसकी सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम सेकंड कंडीशन इसमें चेक कर रहे होते। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम सेकंड कंडीशन इस पे चेक कर रहे होते। जल्दी से इसको कॉपी करिए। अभी ये तो हो गया, अब हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी भी चेक करेंगे
पहले ऐसे लिखिए, पहले आपने ये लिखा ना, अब आगे भी करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पहले इतना कॉपी करें। सबको समझ में आ गया? संजना आपको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक। आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है पेपर में भी। जल्दी से करिए। कैमरा कहाँ घुमा लिया आपने? हाँ जी, कैमरा उल्टा क्यों कर लिया आपने? अरे एक मिनट यार। हाँ एक, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड। जल्दी से कॉपी करिए। सर एक बात बताओ, जिसमें इनकम टैक्स की स्लैब वाला कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा चैप्टर है? यार स्लैब वाला कॉन्सेप्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर में भी उसका हिंट है, पार्ट है थोड़ा सा, वैसे वो बाद में आता है। फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पार्ट है उसको, बोलो। अच्छा नहीं सर, कॉलेज में अभी वो स्टार्ट करा है, मतलब अच्छा तो हाँ, इसका मतलब अभी फर्स्ट चैप्टर हो रहा है। चलिए बच्चों, लिख लिया? अब इसके नीचे लिखिए, इसके बाद लिखिए Mr. A is since the period of stay, ऐसे लिखिए, since the period of stay of Mr. A is more than 182 days. क्या हो गया आर्यन जी? लिखो जल्दी से। Since the period of stay of Mr. A is more than 182 days during the relevant previous year, he will be considered to be a resident of India. He will be considered to be a resident of India. Next line से लिखिए, now we will see whether he is an ordinary resident. Now we will see whether he is an ordinary resident or non-ordinary resident. तो बच्चों देखिए, देखते हैं, वो कह रहे हैं कि he leaves India, वो 16 जुलाई को गया है इंडिया से बाहर, ठीक है ना? उसके पहले का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। He's been staying in India since 1991. तो 1991 से इंडिया में रह रहा है और वो लीव उसने अब पहली बार गया है। तो इसका मतलब पिछले 7 सालों में 730 डेज भी रहा होगा और पिछले 10 में से किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंट भी रहे होगा। तो लिखिए, since he is living in India
since 1991 his period of stay would be more than 730 days, during the 7 years immediately preceding the relevant previous year. Also, he must have been the resident of India during any 2 years out of the 10 years immediately preceding the relevant previous year. Out of the 10 years immediately preceding the relevant previous year. समझ में आ गया कैसे लिखा है दोनों कंडीशंस? चलिए बच्चों, अब आप आइए पेज नंबर 20 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2.2, प्रॉब्लम 1 एंड 2.2 खुद करेंगे आप। मैं यहीं पे हूँ, प्रॉब्लम 1 एंड इलस्ट्रेशन 2.2 बिल्कुल बिना देखे करनी है। इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन बिना देखे करना है। पूरा आपको इस तरीके से लिखना है, स्टोरी बना के ही लिखना है पूरा। जल्दी से करिए। जल्दी जल्दी से करिए, लिख के करेंगे, एक एक महीने का लिख के करेंगे। सर प्रॉब्लम 1 करनी है ना? रजिस्ट्रेशन 2.2 नहीं करनी? कौन सी करनी है सर? वो आर्यन 2.2 करनी है क्या?
2.2 करनी है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो आर्यन, क्या कह रहे हो? प्रॉब्लम 1 करनी थी, इलस्ट्रेशन 2.2। दोनों दोनों करनी है, प्रॉब्लम 1 इलस्ट्रेशन 2, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा अभी। हो गया बच्चों दोनों क्वेश्चंस? जल्दी करिए। सर हाँ जी बेटा। सर ये वाली जो कंडीशन है कि स्टेटस शुड बी दैट ऑफ अ रेसिडेंट ड्यूरिंग एनी 2 years in 10 years, हाँ
तो इसमें जो रेसिडेंट का स्टेटस है उसके लिए वो 182 डेज वाली और 60 और 360 दोनों में से कोई भी फुलफिल हो सकती है। हाँ वो हाँ, अगर देखो अगर दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो, मतलब 182 वाली चेक करो पहले, वो नहीं होता तो फिर 60 वाली भी चेक करो। सार्थक बोले। यस सर, यस सर। श्रेय आपके हो रहे, कुछ संजना कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कर रही हूँ सर अभी। जल्दी कर। हाँ सर एक बात बताओ। बोलो श्रेय। सर 2.2 तो हो गया, प्रॉब्लम नंबर 1 में उसके जो टोटल डेज आ रहे हैं वो 774 आ रहे हैं प्रीसीडिंग ईयर्स, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स में। ठीक है, तो तो सर 730 चाहिए हमें, तो 730 चाहिए होते हैं, ठीक तो है? लेकिन सर 7 ईयर्स नहीं है नहीं, कितने सालों में आ रहे हैं? सर, मेरे ख्याल से 6 बन रहा है, रुको। हाँ तो ठीक है ना, हमें किस 7 सालों में 730 चाहिए होते हैं, अब 6 में 774 हो गए तो ठीक तो है? लेकिन सर अमाउंट ऑफ टाइम तो कम पड़ा ना। नहीं तो यार, हम वो कंडीशन है कि पिछले 7 सालों में मिला के 730 डेज होने चाहिए, वो 1 साल 2 साल में भी हो सकते हैं, उसमें क्या बात हो गई? पिछले अच्छा। 60 सालों में होने चाहिए, अगर 2 में ही हो गए तब भी ठीक है। ठीक सर, हो गया सर। हाँ ठीक है, ओके। सर
हो गया? आर्यन हो गए? सर हाँ जी कुणाल। इसमें प्रीवियस ईयर जो है वो नहीं लेंगे ना, जैसे मैं प्रॉब्लम 1 वाला बताओ। प्रॉब्लम 1 हाँ चल, जी। चलिए प्रॉब्लम 1 में देखते हैं क्या डाउट आ रहा है। मिस क्लिंटन एक तो आर्यन का हो गया, आर्यन समझाएगा फिर। चलो क्या 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 होगा इसमें। मिसेस क्लिंटन एन अमेरिकन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रीवियस ईयर फॉर 120 डेज। अलग अलग सालों के दे रखे आपको सबके। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहले तो देखते हैं कि वो रेजिडेंट है भी कि नहीं। ठीक है, हमें किस साल के लिए निकालना है? 2021 के लिए निकालना है असेसमेंट ईयर। इसका मतलब 1920 हो गया। अब 1920 में कितने टाइम के लिए आया है? 94 94 डेज। ठीक है ना, तो ये मोर देन 94 है, मोर देन 60 है। और वैसे भी एक्सेप्शन में नहीं आ रही क्योंकि इंडियन सिटीजन नहीं है। तो हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, पिछले पिछले 4 सालों में कितना स्टे है। तो 18-19, ठीक है, 17-18, 16-17, 15-16। तो देखते हैं कितना कितना रुके ये। 15-16 से देखते हैं 150, 100, 120, 190, 150, 100, 120 एंड 190। ये कितना है बताइए, कितना है? 365 से ज्यादा ही है। हाँ। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये रेजिडेंट तो हो गई है। अब हमें देखना है कि ये ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। सो इसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920 है ना? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यस ये। ठीक है जी। ठीक है, आइए अब देखते हैं। वो आई फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी वो 14-15 में। तो 14-15 का भी लिख लेते हैं यहाँ पे। 14-15 का कितना है? 120 दिन। तो पिछले 7 साल, क्योंकि इससे पहले तो आई नहीं। 14 पिछले 7 साल क्या हो गए? इसके पिछले 7 साल हो गए, इसके पिछले 7 साल हो गए 1 2 3 4 5 13 14 और 12 13, ये है 7 साल। अब इनमें तो आई नहीं है, 0 0। इसका इन सब का टोटल करना कितना है? 680। कितना? 680। 680 which is not more than 730। तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। तो आपको दूसरी कंडीशन फुलफिल करने की, चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे ये रेजिडेंट तो है बट ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सार्थक समझ में आया? Yes, sir. Yes. श्रेय, पूर्वा और हाँ ये जी। संजना। आ गया। सर इसमें आपने Yes, sir. 1920 ईयर क्यों नहीं लिया? कौन सा? 19 और 20? सर 19 और 1920 क्यों नहीं लिया? सर ये तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ही है ना, तो इसके पिछले वाले 7 सालों में चेक करते हैं ना, पिछले 7 सालों में ड्यूरिंग द 7 years immediately preceding the relevant previous year। 2021 तो असेसमेंट ईयर है ना, 2021 असेसमेंट ईयर है, उसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 1920 हो गया, तो उसके पिछले 7 साल। चलिए बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी और करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की। चलिए अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आप लोग इलस्ट्रेशन 2.3 करिए एक बार। थोड़ा सा टाइम लगता है, पहली बार कर रहे हो, थोड़ा मुश्किल आ सकती है बट डोंट वरी, हो जाएगा, अच्छे से करो। सर कौन सा करना है, को रिपीट करना? 2.3।
हो गया बच्चों? सर इसमें प्रीवियस ईयर 18-19 क्यों लिखा हुआ है? क्या हो गया? यहाँ पे इसने नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर 2018-19, जबकि हाँ, इसमें दोनों सालों का निकालना है। इसमें 18-19 का भी निकालना है, 19-20 का भी निकालना है। यस। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? कहाँ लिखा है? वैसे कहाँ लिखा है? तो टेबल असेसमेंट के ईयर ऊपर देखो ना। 2021 ही तो लिखा हुआ है। अरे टेबल के ऊपर देखो ना सर, स्टे इन प्रीवियस फॉर प्रीसीडिंग ईयर के ऊपर। हाँ तो क्या? अरे तू उसका सॉल्यूशन क्यों देख रहा है? अरे अपने तो आप वो का तो निकल गया ना, तो उसके बाद है? देख रहा हूँ। मेरा वाला तो हो अभी गया, आ अपना गया, अपने आप का भी तो डिस्कस आ करता गया। हूँ, अगर नहीं हुआ तो। हो गया बच्चों? आपका हो गया कुणाल? समझ में आ गया? संजना आपका हुआ? सबका हो गया? इलस्ट्रेशन 2.6 करिए, 2.6। इलस्ट्रेशन 2.6 करिएगे। लौंडे को बोल, लौंडे बुक ले आएगा है? नहीं, वो सब टीचर्स ले आएगा। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ आर्यन? 2.6।
हो गया कुणाल? जल्दी करिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जिसका हो गया ये, वो प्रॉब्लम नंबर 2 करेगा। जिसका ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। फिर इसमें हर आंसर में वो पूरा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी? हाँ जी, हर आंसर को वो स्टेटमेंट जैसे लिखनी पड़ेगी कि हाँ लिखनी पड़ेगी। हाँ प्रीवियस ईयर हाँ जी, पूरा लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। प्रॉब्लम 2 करिए जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन करना है? प्रॉब्लम 2। हो गया बच्चों?
सर हाँ जी बेटा, सर इसमें बताना जो ये वाली जो कंडीशन होती है, कौन से प्रॉब्लम 2 में? हाँ 10 इयर्स वाली जो होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो एक बार वेरीफाई करना बता दो, मतलब कैसे वो हो जाता है। हाँ मैं बताता हूँ ना। देखो हमारे को निकालना 1920 का है, ठीक है ना। अच्छा, और पिछले 10 साल कितने हो गए 1920 से, देखते हैं। 18 इंडिया में ही वॉज प्रेजेंट फॉर 1718 में ही केम टू इंडिया फॉर 276 डेज 1718 में। 16-17 में वो 90 डेज के लिए था, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो हमें 1920 का निकालना है, उससे पहले हमारे पास 1819 है, 1718 है, 1617 है, 1516। हमारे पास डाटा कब तक का दे रखा है? 1415, 13, 14, 12, 13, ये डाटा हमारे को दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 1819 में तो था ही नहीं, 1718 में 276 डेज था, 1617 में 19 डेज 90 डेज था, 1349 इसमें 359 एंड 348, 1314 में 359, 1213 में 348, ठीक है। इन दोनों में होएगा ही। अब देखो पिछले 10 में से 2 साल हो तो गया, क्या नाम है, हो तो गया कुणाल, इसमें भी रेजिडेंट था वो 182 से ज्यादा है, ये इसमें भी रेजिडेंट था 182 से ज्यादा है, तो पिछले 10 में से 2 साल में रेजिडेंट था। तो अगर सर किसी में जैसे अगर ये 182 डेज वाली फुलफिल नहीं होती और हमें हाँ, 60 डेज तो वाला करते, लेना होता, तो ऐसे चेक करते कि 60 से ज्यादा है तो फिर पिछले 4 साल देखते ये वाले, ठीक है। अगर इसमें फिर इसमें देखते ये है, इन दोनों में से एक, ये वाले इस साल में हो जाएगा और इस साल में भी हो जाता, वो वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है वैसे। ठीक है सब बच्चों का हो गया समझना, आप पूर्वा आपका हो गया, आर्यन आपको समझ में आ गया, सार्थक बढ़िया, यस सर, सार्थक, यस सर, यस सर। श्रेय जी सर। और संजना आपको भी आ गया। तो मैं पिछला क्वेश्चन कर रही थी, एक्चुअली मीटिंग लीव हो गई थी बीच चलिए में। कोई नहीं, प्रॉब्लम 2 अब आप कर लेना, होमवर्क में कर लेना, ठीक है प्रॉब्लम 2। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलाते हैं, थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट्स और है। जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो इंडिविजुअल के लिए ही थे, मतलब एचयूएफ का एक क्वेश्चन है और किसी के क्वेश्चंस नहीं, हमें सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए इनकी। तो अब हम एचयूएफ की थ्योरी में आपको बता रहा हूं, अभी लिखोगे नहीं, अभी यहाँ देखोगे, सिर्फ यहाँ पे देखोगे, लिखवाऊंगा मैं बाद में। तो एचयूएफ को कब रेजिडेंट माना जाता है यहाँ देख ले। थोड़ा सा मैंने आपको कल भी बताया था एचयूएफ के बारे में कि हाउ डज एन एचयूएफ वर्क। आपको बताया कि जैसे पुश्तैनी एक एंसेस्ट्रल बिजनेस चलता आ रहा है, दादाजी ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ग्रैंडफादर चला रहे थे, फिर उसके बाद आपके पापा मम्मी चलाने, पापा ने चलाया, फिर उसके बाद आपकी, अब आगे आप उसको कंटिन्यू करोगे, तो उसको कहा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और जैसे जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर्स बढ़ते रहते हैं, वो सब मेंबर्स उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिस्सेदार बनते रहते हैं जब तक उनको निकाल नहीं दिया जाता। जैसे ही उसके अंदर फैमिली आगे बढ़ती रहती है, ऑटोमेटिकली लोग इस एचयूएफ के पार्ट बनते रहते हैं, जब तक ऑब्वियसली आपको घर से धक्के ना दे दिए जाए, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ मेल मेंबर्स एचयूएफ का पार्ट होते थे, थोड़ी सी आपको नॉलेज दे रहा हूं, लेकिन फिर उसके बाद वही इक्वालिटी की बात हुई, तो उसके बाद क्या होने लग गया, उसके बाद जब फीमेल मेंबर्स को भी इसमें पार्ट बनाने लग गए एचयूएफ में। पहले और क्या होता था, पहले जैसे ही घर में किसी का पहला लड़का होता था, पहला लड़का बॉय, तभी एचयूएफ खोल सकते थे, अदरवाइज एचयूएफ नहीं खुल सकती थी। पहले लड़की होने पे एचयूएफ नहीं खुलती थी, लेकिन अगेन इस लॉ को भी चेंज किया गया। अब एक एचयूएफ एक पहला बच्चा होने पे हम खोल सकते हैं, कोई भी पर्सन अपने एक एचयूएफ स्टार्ट कर सकता है जैसे ही उसके घर में पहला बेबी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो एचयूएफ में अब वो लड़के वाली जो कैटेगरी है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आप अपने पापा की एचयूएफ के पार्ट होंगे। हाँ, एचयूएफ को चलाता कौन है, एचयूएफ को अभी भी एक चीज में एक एल्डेस्ट मेल मेंबर चलाता है। तो घर का जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो उस एचयूएफ के डिसीजंस लेता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, जिसको हम कर्ता कहते हैं। हिंदी का वर्ड है, जो करता है वो करता है, ठीक है। तो जो करता है वो करता है। तो अब पॉइंट क्या है कि जैसे ही मेल मेंबर्स खत्म हो जाएंगे किसी फैमिली में,
तो ये HUF डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली HUF डिसॉल्व हो जाएगी। HUF के होने के लिए मेल मेंबर का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब क्या होता है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि HUF जो है उसको हम रेजिडेंट कब मानते हैं। तो HUF एक साल में बहुत से डिसीजंस लेता है। जैसे मान लो HUF ने एक डिसीजन लिया कि उसने कोई लैंड परचेज किया HUF के नाम पे, दूसरा डिसीजन लिया उसने कोई इन्वेस्टमेंट की HUF के नाम पे। HUF की अपनी आइडेंटिटी होती है, HUF का अपना पैन नंबर भी होता है। HUF का इन द आइज ऑफ लॉ HUF अलग है उसके मेंबर्स से, तो उसके मेंबर्स अलग है, उसके HUF अलग है। जैसे कि यहाँ देखिए, एक ग्रैंडफादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने एक HUF बना रखी है, तो उसके मेंबर कौन कौन हुए, आपके पापा, ठीक है, योर फादर, और मान लीजिए आपके पापा के भाई बहन सब इसके वो हो गए, मतलब आपके ताया जी हो गई, ताऊ जी हो गए, आपके अंकल्स लिख देता हूं, अंकल्स। फिर आप पैदा हुए तो आप भी अपने ग्रैंडफादर की HUF का पार्ट माने जाओगे। अब आपके पापा, जैसे ही आप पैदा हुए तो आपके पापा ने अपनी भी एक HUF बना दी, आपके पापा ने अलग HUF बना दी, तो वो भी एक HUF है, तो आप दो HUF के पार्ट हो जाओगे। आप अपने दादा की HUF का पार्ट तो रहोगे ही रहोगे, आप अपने पापा की HUF का भी पार्ट बन जाओगे। फिर आपकी जब शादी होती है और आपका बच्चा होता है तो आप अपनी भी एक HUF बना सकते हो, तो आपके आगे वाले लोग आपकी HUF का पार्ट बन जाएंगे, ये लोग आपकी HUF का पार्ट नहीं बनेंगे। आपकी जो मदर है वो, आप मेरा एक सवाल सुनना, जो आपकी मदर है वो आपके पापा की HUF का पार्ट नहीं है, वो किसकी HUF का पार्ट है? आपकी मदर आपके फादर की HUF का पार्ट नहीं है, वो किसकी HUF का पार्ट है? अपने फादर की। तो मतलब वो आपके नाना जी की HUF का पार्ट होगी, वो आपके पापा के HUF का पार्ट नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? चल, तो अब हम देखते हैं कि HUF रेजिडेंट कब मानी जाती है। HUF को कर्ता चलाता है, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, सारे डिसीजंस कर्ता ही लेता है HUF के। तो अगर एक भी डिसीजन, अगर मान लीजिए एक HUF ने साल में 5 डिसीजंस लिए कि हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, हमने कोई FD खरीदी, FD में इन्वेस्ट किया, कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, कोई और बॉन्ड्स खरीदे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने ऐसे 5 डिसीजन लिए HUF के नाम पे, और उसमें से अगर एक भी डिसीजन इंडिया में लिया गया है, एक भी डिसीजन इंडिया में रह के लिया गया है, तो ये HUF रेजिडेंट मानी जाएगी। आई रिपीट, अगर जितने भी डिसीजन एक HUF के साल में लिए गए हैं उसमें से एक भी डिसीजन इंडिया के बॉर्डर के अंदर लिया गया है, तो वो HUF रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर सारे ही डिसीजंस इंडिया के बाहर लिए गए हैं तभी वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। एक भी डिसीजन इंडिया में लिया गया है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, और इसको कहा जाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। तो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स is situated in India, control and management of its affairs is situated in India either wholly or partially, या तो पूरा का पूरा या अधूरा भी, तब भी वो रेजिडेंट मानी जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई HUF रेजिडेंट बन गई, तो वो ऑर्डिनरी है कि नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि HUF और इंडिविजुअल के केस में हम ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी भी चेक करते हैं। तो मान लीजिए एक रेजिडेंट तो है HUF, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑर्डिनरी भी है या नॉन ऑर्डिनरी? तो इसके लिए हम कर्ता का स्टेटस देखते हैं। कर्ता एक इंसान है, कर्ता एक इंडिविजुअल है, तो हम कर्ता का स्टेटस देखते हैं। अगर कर्ता इंडिविजुअल की 2 कंडीशंस फुलफिल करता है, इंडिविजुअल की 2 कंडीशंस कौन सी होती थी? पिछले 2 में से 10 साल में रेजिडेंट और पिछले 7 साल में 730 दिन, ठीक है, ये कंडीशन थी ना। अभी क्या था इंडिविजुअल का? अगर कर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर देता है, अगर कर्ता अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर देता है, तो जिस HUF का वो पार्ट है वो ऑर्डिनरी मानी जाएगी, अदरवाइज वो नॉन ऑर्डिनरी। तो अब यहाँ पे एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, और अब आपके लिए थ्योरी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, कि ये पता लगाने के लिए कि HUF रेजिडेंट है या नहीं, ये पता लगाने के लिए कि HUF रेजिडेंट है कि नहीं, कर्ता का स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कर्ता पूरे साल इंडिया के बाहर आ और एक दिन आया इंडिया में, एक डिसीजन लिया HUF का और बाहर चला गया, तो कर्ता तो नॉन रेजिडेंट है।
क्योंकि वो 182 डेज भी नहीं रहा और 60 डेज भी नहीं रहा, लेकिन एचयूएफ रेजिडेंट हो जाएगी क्योंकि डिसीजन इंडिया में ले लिया। यस और नो? तो ये पता लगाने के लिए कि एचयूएफ रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, कर्ता का स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि वो एचयूएफ रेजिडेंट एचयूएफ ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, कर्ता का स्टेटस रेलेवेंट हो जाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो आइए इसको सारे को लिखते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते। तो हेडिंग दीजिए, डिटरमाइनिंग द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। सर आपने ये बोला ना इसका कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है। एक क्वेश्चन है एचयूएफ का, वो मैं भी कराऊंगा, और एक ही क्वेश्चन है कंपनी का, और सारे इंडिविजुअल्स की है, तो इसलिए ज्यादा नहीं है। प्रैक्टिकल सिर्फ इंडिविजुअल का ही ज्यादा है। एक सेकंड, लिखना शुरू करिए। The HUF will be said to be a resident of India the HUF will be said to be the resident of India if the control and management of its affairs, ये लिखेंगे, control and management of its affairs control and management of its affairs is situated wholly or partially in India. Is situated wholly or partially in India. नेक्स्ट सब हेडिंग बनाइए, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग whether the resident HUF is ordinary, whether the resident HUF is ordinary resident or non-ordinary resident. नीचे लिखना शुरू करिए। If कर्ता of the HUF in his personal capacity fulfills both the conditions required to be an ordinary resident, both the conditions required to be an ordinary resident, then the HUF of which he is the karta, then the HUF of which he is the karta will be considered to be an ordinary resident. अब एक नीचे नोट लिखिए, it is worth noting that to determine whether an HUF is resident or non-resident,
The status of karta is not relevant. The status of karta is not relevant. However, the status of karta becomes relevant. The status of karta becomes relevant. The status of karta becomes relevant to determine while determining the status of karta becomes relevant while determining whether the resident HUF is ordinary or non-ordinary. Whether the resident HUF is ordinary or non-ordinary. अब बच्चों यहां देखिए एक बार, हमारे 8 पर्सन्स होते हैं इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, BOI एंड AOP. ठीक है कि नहीं? यही होते हैं हमारे. अब हम ये हो गया, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया. कंपनी को छोड़ के ये जो बचे 5, इन सबके रूल्स सेम होते हैं. ये जो बचे 5, इन सबके रूल सेम होते हैं. वो भी हमने कर लिया. जो HUF वाला रूल था ना कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, मतलब एक भी डिसीजन अगर इंडिया में लिया गया है तो वो फर्म रेजिडेंट हो जाएगी, वो लोकल अथॉरिटी रेजिडेंट हो जाएगी, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन रेजिडेंट हो जाएगा, AOP या BOI रेजिडेंट. ठीक है, ये सबके सेम है. बस हमें यही पता लगाना है क्योंकि उसमें हमें ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी भी चेक नहीं करना होता. तो हम नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रेजिडेंस रूल्स फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ. 5 के नाम लिखो, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AOP एंड BOI. Rules for determining the residential status of local authority, firms, partnership firms, local authority, artificial judicial person, AOP and BOI. कंपनी मत लिखना. चलिए लिखिए. If the control and management of his affairs, if the control and management of the affairs of, ये 5 लिखो, of firm, local authority, ये 5 के नाम लिखो. If the control and management of the affairs of is situated either wholly or partially in India, either wholly or partially in India, then such, ये नाम लिखो, firm, local authority, artificial judicial person, AOP, BOI will be considered to be, then such AOP, BOI etc. will be considered to be the resident of India, अब देखिए बच्चों, कंपनी के क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं. देखो बच्चों, एक तो होती है इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट, अभी मत लिखना, रेजिडेंट मानी जाएगी इंडिया की. अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी की. फॉरेन कंपनी भी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे?
ईदर होलली और पार्शली, है ना। इसमें हो जाएगा कंप्लीटली, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होलली इन इंडिया। तो अगर ऐसी कोई फॉरेन कंपनी है जिसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारा का सारा इंडिया से होता है, ऐसी कोई फॉरेन कंपनी है जिसको चलाया पूरा का पूरा इंडिया से जाता है, एक भी डिसीजन बाहर से नहीं लिया जाता, तो वो इंडियन रेजिडेंट मानी जाए। समझ में आ गया? तो अब लिखिए, हेडिंग दीजिए, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अगर ऐसी कोई कंपनी है फॉरेन कंपनी, सर हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमारा वो काम नहीं है, हम वो नहीं, वैसे तो ऐसे कंपनीज हो सकती है यार, अब ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं बता पाऊंगा, बट हो सकती है। तो लिखिए, एन इंडियन कंपनी is always considered to be a resident of India. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, a foreign company will be considered to be a resident of India if a foreign company will be considered to be a resident of India if the control and management of its affairs is situated wholly in India. बच्चों अब एक बार आप आइए 19th पेज पे आइए, 19 तो हो गया, 20 पे आइए सर। हाँ जी बेटा। सिर्फ इंडियन कंपनी है, उसके जो जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो तब भी वो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, वो रेजिडेंट मानी जाएगी। ठीक, आइए तो बच्चों अब आप पेज नंबर 20 पे प्रॉब्लम 1 हमने कर लिया, इलस्ट्रेशन 2.2 भी कर ली, 2.3 से लेके देखो, मैं तो यही बोलूंगा आप कर लो, लिख के करोगे तो ज्यादा बेटर है, अगर लिख के नहीं मन करेगा एटलीस्ट रीड जरूर कर लेना। 2.3 से लेके आप क्वेश्चंस कर सकते हो यहाँ तक, प्रॉब्लम 3 मतलब बेसिकली प्रॉब्लम 3 तक कर सकते हो पेज नंबर 22 पे। ठीक है, प्रॉब्लम 3 तक कर सकते हो पेज नंबर 22 पे। अच्छा एक बार देखिए, अगर आप इस बुक में पीछे आओगे, मेरे को पता नहीं बीकॉम पास में है या नहीं, बीकॉम ऑनर्स में तो है ही, अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बुक में पीछे आओगे ऑन पेज नंबर, मैं बताता हूँ आपको, 474 पे आइए, पेज नंबर 474 पे आइए। मेरे को पास का पता नहीं कि पास की बुक में है कि नहीं, इसमें ना पिछले साल के क्वेश्चंस दे रखे, स्कैनर है, तो अगर आपकी बुक में है तो आप यहाँ से ना कर सकते हो, जैसे वो क्वेश्चंस कर लीजिए जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं आप, लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 14, 15 कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप पीछे, 18th, ये कुछ क्वेश्चंस आप पीछे से कर सकते हैं। पीछे से जो क्वेश्चंस का करने का तरीका है, बच्चों जब भी हमारा कोई भी चैप्टर खत्म हो जाए, आप उस चैप्टर को ऑटोमेटिकली पीछे से करोगे, पीछे वाले क्वेश्चंस जो पीछे दे रखे बुक के, चैप्टर के पीछे नहीं बोल रहा, जो बुक के पीछे दे रखे वो वाले क्वेश्चंस। इतनी बात समझ में आ गई? आज हमने इस चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट किया है। आज हमने ये पता लगा दिया कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कैसे निकलते हैं, मतलब ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी कैसे निकलते हैं। अब इसका यूज कि हमने पता क्यों लगाया है, इसका यूज हम सीखेंगे कल। थर्सडे को आपकी क्लास नहीं होगी, इसलिए कल और परसों, फ्राइडे को भी होगी, परसों नहीं होगी, तो कल और फ्राइडे को भी क्लास होगी,
तो कल हमारी क्लास में हम इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और स्कोप ऑफ टोटल इनकम करेंगे। कल ही खत्म भी हो जाएगा। स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ेंगे जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि जो हमने ये निकाला है इसका यूज क्या है। तो उससे पहले आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि आप एक बार ये सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल भी ये सारे रूल्स यूज हुए। कल भी टाइम सेम ही रखते हैं, 7 to 8:30 रखते हैं कल भी, सॉरी 6 to 7:30 रखते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में, कुछ पूछना है? सर ठीक ये है? जो रूल्स हैं इसके हमने जो HUF और वो सारे किए हैं, क्या जो ये HUF के फॉरेन कंपनी के और बाकी के हमने जो रेसिडेंट स्टेटस वाला किया हाँ, है, तो हाँ। इसका मतलब वो नहीं है ना कुछ भी प्रैक्टिकल या वैसे में, इन तो नहीं इंडिविजुअल नहीं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। बस एक जब आप पीछे क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो एक दो क्वेश्चन वो देखोगे आप HUF के दे रखे हैं, लेकिन उसमें भी आप देखो डेज तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, बस यही देखना है कि डिसीजन इंडिया में लिया कि नहीं लिया गया बस। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं फिर 6 to 7:30। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। सर ये तो कल आपने बस 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग डाल दी थी। हाँ डाल तो दी थी बेटा, आज भी डालूंगा। ठीक है ना यार, अपने फ्रेंड्स को बोलो और को बोलो यार ज्वाइन करे। अरे गर्व से बात कर लो। किससे? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था गर्व। गर्व मनचंदा? अच्छा, हाँ करना है उसको? हो सकता है, पता नहीं मेरे को, वो था हमारे उसमें दोनों में था फाइनेंशियल। चल मैं बात करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे और भी फ्रेंड्स हैं कुणाल, बात करियो यार, अब तो ऑनलाइन ही चल रही है क्लासेस। ठीक है सर। एक दो लिंक भेज दियो तो उसके मेरे एक क्लास का 2 क्लास का शायद उससे मन बन जाए। ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू। चल थैंक यू। बाय सर। ओके।